और सब लोगों को एकत्र होकर, ब्राह्मण समाज को, ठाकुर समाज को और मुस्लिम समाज को, दलित समाज को, ओबीसी समाज को एक साथ होकर आदरणीय रामचरण को हराना है। बहराइच कपूरथला स्टेट, उस वक्त हमारे पूर्वजों ने, स्टेट ने एक क्वेश्चन किया कि कोई इस बहराइच जनपद में ऐसा है जो मुझे कर्जा दे सकता है। तो हमारे जो परदादा थे मौला चौधरी जिनका नाम था, तो उन्होंने 7 लड़िया सोना और चांदी बहराइच कपूरथला स्टेट को, तो क्योंकि लड़िया का जमाना था तो लड़िया पे उन्होंने भेजा। जाहिर सी बात है कि जब पैसा इतना था, ओबीसी जात में था, अगर वही सबरट जात में ठाकुरों के खानदान में पैदा हुआ होता तो आज मुझे छोटे लोग छोटे राजा कहते हैं। तो वो मेरे वालिद साहब को वहां पे लाठियों से मारा गया। मिलने गए थे तो सरकार बन गई तो सुरक्षा कर्मियों ने उनको लाठी से मारा कि आने वाले समय में जनता ने अगर गलती से भी अगर ये रामचरण पांडे को अगर विधायक बना दिया तो मैं श्रावस्ती की राजनीति में छोड़ दूंगा। क्योंकि इतनी पीड़ा के बावजूद भी अगर वो किसी तरह लोगों को बहका के, फुसला के या उनको झूठे वादे करके या कसम खा के या वैसी गलतियां नहीं होगी, ऐसे में अगर किसी तरह जनता ने उनको अगर माफी दे दिया, खासतौर पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने अगर माफी दे दिया, तो भाई अब श्रावस्ती में ऐसी गंदी राजनीति करने से क्या मतलब है। तो फिर भी उनके पास अगर ये बी टीम और सी टीम का आरोप है कि शायद मैं रामचरण को जिताना चाहता हूं, तो अगर उनको इस जनता के प्रति इतना प्रेम है तो वो टिकट हमें देके समाजवादी पार्टी से लड़ते हैं। रामचरण पांडे को तब भी मैं पटक दूंगा। 12 में बहुजन समाज पार्टी से आदरणीय विनोद कुमार त्रिपाठी जी लड़ते हैं, उनको 54,000 वोट मिलते हैं, ठीक है। 7,000 वोट से वो समाजवादी पार्टी से हार जाते हैं, वहां भी बसपा का वोट दे लीजिए। दोबारा जब 17 में विधानसभा का चुनाव होता है तो फिर टिकट मिलता है, किसको मिलता है? सुभाष सदिया को मिलता है, जिसकी समाज का केवल शायद एक वोट हो, वो भी हो सकता है बहराइच में हो, उनका समाज लगता है तो वो यहाँ 52,000 गिरते हैं बहुजन समाज पार्टी का। फिर चले आइए, तीसरी बार फिर चुनाव होता है 22 में, जो अगले वर्ष हुआ है। फिर यहाँ एक पट्टी समाज की महिला लड़ती है, डॉक्टर आर के मिश्रा की पत्नी नीतू मिश्रा जी चुनाव लड़ती है, बहन नीतू मिश्रा जी चुनाव लड़ती है, फिर भी वो चुनाव लड़ती है तो भाई 42,000 वोट का मार्जिन रहता है। तो उन 42,000 वोटों का आंकड़ा लेकर मैं 2027 में आया हूँ। नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं द टॉप ओपिनियन। इस वक्त मैं श्रावस्ती विधानसभा 290 में हूँ और इस विधानसभा में हमारे साथ टिकौना के चेयरमैन श्री मोहम्मद नसीम चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी आपका। देखिए, जब क्षेत्र में चलते हैं तो कहीं ना कहीं नाम सामने आता है और लोग बताते हैं कि अगर इस बार ये भी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो जो वर्तमान विधायक कहीं ना कहीं उनको मात देने में सहयोग मिलेगा। और अगर ये विधायक बनते हैं तो जिस प्रकार टिकौना का विकास हो रहा है उनके चेयरमैनी के वर्तमान समय में, उस प्रकार श्रावस्ती विधानसभा का भी विकास अच्छे से होगा। देखिए, आपका नाम जब हमने सुना तो मोहम्मद नसीम चौधरी, तो कहीं ना कहीं जो नसीम चौधरी पीछे चौधरी का टाइटल लगा हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क ओपन कर रहा है कि जो आप मोहम्मद नसीम फिर लास्ट में चौधरी है, ये टाइटल कहाँ से आपको मिला? सबसे पहले आपके चैनल को मेरे तरफ से धन्यवाद। और आप दीक्षित जी लखनऊ से चल के श्रावस्ती के पावन धरती पे आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी श्रावस्ती की जनता की तरफ से, इस नगर पंचायत की सम्मानित जनता की तरफ से, आपको मेरे तरफ से, चौधरी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो सवाल है कि चौधरी जो टाइटल है आपका वो क्यों लगा हुआ है जी, देखिए, मैं सिद्दीकी बिरादरी, मनिहार बिरादरी का हूँ जी। मेरा टाइटल जो है, जो हमारे समाज के लोग लगाते हैं वो सिद्दीकी लगाते हैं जी। चौधरी का टाइटल आज से नहीं, जब ये देश आज़ाद नहीं हुआ था, कपूरथला स्टेट जब यहाँ चलता था, बहराइच कपूरथला स्टेट, उस वक्त हमारे पूर्वजों ने, स्टेट ने एक क्वेश्चन किया कि कोई इस बहराइच जनपद में ऐसा है जो मुझे कर्जा दे सकता है। तो हमारे जो परदादा थे मौला चौधरी जिनका नाम था, तो उन्होंने 7 लड़िया सोना और चांदी बहराइच कपूरथला स्टेट को, तो क्योंकि लड़िया का जमाना था तो लड़िया पे उन्होंने भेजा। और जब वहां भेजा तो कपूरथला स्टेट के पास, जब स्टेट थे वो, तो उनके पास पैसा बहुत था। लेकिन उन्होंने यह पीठ थपथपाते हुए मेरे पूर्वज मतलब मौला चौधरी को यह कहा कि वाकई कोई इस जनपद बहराइच में, स्टेट में कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझे कर्जा दे सकता है। उन्होंने उस सोना और चांदी को वापस हमारे पूर्वज को वापस कर दिया और उन्होंने एक स्टेट की बुक दी कि आप जिसको जहाँ पे बसाना चाहते हो वहाँ पे बसा दीजिए। उस वक्त हमारे बाबा, जब कहीं पंचायत होता था या कहीं कुछ होता था तो पुराने लोग में जमाने में लोग चौधरी साहब करके वो बुलाने लगे, क्योंकि चौधरियों का जमाना ये था कि जब कहीं जाते थे शादी में तो किसी को एक रसगुल्ला मिले तो चौधरी को 2 रसगुल्ला मिल रहे हैं, कहीं किसी के लिए 1 कुर्सी लगे तो चौधरी लोगों के लिए 2 कुर्सी लगे। तो वो चौधरी का टाइटल मौला चौधरी के जमाने से चलता आ रहा है। तो उसमें अब जाहिर सी बात है कि जब पैसा इतना था, ओबीसी जात में था, अगर वही सबरट जात में मैं ठाकुरों के खानदान में पैदा हुआ होता तो आज शायद मुझे छोटे लोग छोटे राजा कहते। अब ओबीसी जात में था क्योंकि उस वक्त हाथी घोड़ा की जमाना था, तो हमारे खानदान में हाथी घोड़ा की जमाना आदिया थी, छा बुग्गी की जब जमाना आई, छा घोड़ों की जमाना आई, तो हमारे पूर्वज उस पे घोड़ों पे चलते थे।
उसके बाद धीरे धीरे जब संशोधन हुआ, गाड़ी घोड़ा चलने लगी, तो उस वक्त हमारे यहाँ DI रखा करती थी जनपद में। तो ऐसे में जैसे जिस तरह परिवर्तन होता गया इस देश में, उस तरह हमारे यहाँ संसाधन बढ़ती गई। जब हाथी घोड़ा जमाना था तो हाथी घोड़ा थी, आज गाड़ी घोड़ों की जमाना आ गई तो गाड़ी घोड़ा है। तो ऐसे में वो चलता चला आया, जो पूर्वज का जो टाइटल था उसमें चौधरी लगता चला आया। मैं मनिहार बिरादरी का हूँ, मेरा टाइटल जो है वो सिद्दीकी है, लेकिन जो खानदानी परंपरा चलता चला आ रहा, तो बीच में मैंने इसको संशोधन किया जी। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि मेरे बाबा दादा का नाम शुरू से चलता आ रहा है, तो उस नाम को आप सिद्दीकी लगा के खत्म ना करें। तो आप मेरे बेटे हैं, आप होनहार बेटे हैं, राजनीति में भी आप परिपक्व हो रहे हैं, तो आप उस चौधरी टाइटल को मत खत्म कीजिए। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मैंने उस फिर बाद में अपने बाप को नाम लेते हुए मैंने सोचा कि मेरे वालिद साहब जो है वो सही कह रहे हैं, तो मैंने उस चौधरी टाइटल को फिर से लगाना शुरू कर दिया। और मैं सोचा कि अपने जो पूर्वज हैं, जिस नाम को आज मैं बड़ा गर्व से ले रहा हूँ, मौला चौधरी, मौला चौधरी के भी पिताजी का नाम था नौरंग चौधरी, उसके बाद मौला चौधरी के हमारे जो दादा थे उनका नाम था रमजान अली और लाले चौधरी, फिर मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद हनीफ चौधरी, फिर मेरा नाम मोहम्मद नसीम चौधरी, और मेरी आगे भी पीढ़ी आ गई है जो अयान चौधरी, अफान चौधरी और हसनैन चौधरी के नाम से जाने जाते हैं। तो वो टाइटल जो है वो बराबर चलता आ रहा है। तो मैं अपने बच्चों को भी कह दिया कि ये चौधरी का जो टाइटल वो खत्म मत कीजिएगा। तो पूर्वजों की शान है, आज गर्व से कह रहा हूँ कि मेरे पूर्वजों ने कपूरथला स्टेट को कर्जा दिया था, तो आज सीना ठोक के कह रहा हूँ, अगर इस खानदान में मैं पैदा हुआ हूँ तो मैं अपने माँ बाप को और उनको धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम मैं इस लायक था, ईश्वर को भी इसका धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ऐसे खानदान में पैदा होने का अवसर प्राप्त हुआ। अच्छा, अभी आप चेयरमैन हैं, आपकी जब राजनीति में स्टार्टिंग हुई थी तो आपको पता लगता है कि पहले आप कांग्रेस में थे और कांग्रेस से फिर बसपा में, इस बार बसपा से टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो कांग्रेस को छोड़कर बसपा में आना? देखिए, मेरा जो राजनीतिक जीवन है, मैं 4 भाई था और मैं सबसे छोटा था अपने घर में। अच्छा। और मैं आर्मी की अपने दोस्तों के साथ आर्मी की तैयारी कर रहा था। आर्मी की तैयारी करते समय मुझे मेरे भाई एक्सपायर हो गए, जो बड़े भाई थे मोहम्मद अकबर उर्फ राजू, वो एक्सपायर हो गए। तो उसी दिन से मैंने मतलब गवर्नमेंट की जॉब का ये मतलब छोड़ दिया कि मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं करूंगा। उस वक्त मेरे 3 भाई थे और मैं चला गया सीधा बम्बई, महाराष्ट्र के पूना में मैं चला गया। वहाँ कंप्यूटर हार्डवेयर का मैंने कोर्स किया और कोर्स करने के बाद जब मैं वहाँ से लौटा कोर्स करने के बाद, तो मैंने सोचा कि एक कंप्यूटर हार्डवेयर, क्योंकि बहुत पिछड़ा इलाका था, तो मैंने सोचा कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर मैंने सीखा है कंप्यूटर बनाने के लिए, तो ना हो तो यहाँ कुछ वर्क कर लिया जाए। तो जब वो कंप्यूटर वर्क करने के लिए मैं तैयार हुआ, तो मेरे वालिद साहब थोड़ा सा यहाँ चर्चित थे, काम वाले थे, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा अभी और पढ़ लो। तो मैंने पढ़ाई पे थोड़ा सा कम ध्यान दिया और फिर उनके साथ मैं काम पे लग गया। मेरा जो व्यापार शुरू से पापा का चला रहा था, वो लकड़ी का व्यापार चला रहा था। उस लकड़ियों के काम में मैं धीरे धीरे लगने लगा और अपनी पढ़ाइयाँ भी बैक डोर से करने लगा। पढ़ाइयाँ जब मैं करने लगा तो पापा के साथ रहते रहते मुझे उसमें पैसा दिखने लगा। और जब मैं छोटा सा 18-19 साल का था, तो जब पैसा लाखों रुपए उस टाइम मुझे दिखने लगे, तो मुझे लगा कि वालिद साहब मेरे पॉलिटिक्स में है। तो मैं डिग्री कॉलेज में उस वक्त अपने छात्रों के साथ, जो ये महामाया डिग्री कॉलेज है यहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर, उस वक्त महिला से वो पुरुष हुआ था। तो मैंने अपने दोस्तों के साथ वहाँ लोगों के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। तो छात्र राजनीति? जी, छात्र राजनीति से। तो मैं सबसे पहले MLK जाना चाहता था, बलरामपुर MLK PG कॉलेज, लेकिन मैं देखा जबकि हमारे क्षेत्र में ही महिला से पुरुष हो गया, तो क्यों ना इसी क्षेत्र में रहकर, अपने ही क्षेत्र में रहकर लोगों के साथ रहा जाए और यही संघर्ष किया जाए। और यही राजनीति में जब संघर्ष करने लगा, तो बैक डोर से पापा का सपोर्ट था ही, तो मुझे उस कॉलेज में हमारे छात्रों दोस्तों के साथ मुझे बड़ा सपोर्ट मिला। मैं कई बार प्रयास किया कि वहाँ चुनाव का पूरा प्रोपेगेंडा तैयार किया, सरकार से मांग किया, लेकिन उस वक्त सरकार जो थी उन्होंने पहले चुनाव जो स्टूडेंट का होता है, छात्र नेता अध्यक्ष वाली चुनाव होता है, उसको पोस्टपोन कर दिया था। तो चुनाव तो खैर नहीं हुआ। जब कॉलेज का दिन BA फाइनल हो रहा था, कॉलेज का दिन खत्म हो रहा था, तो वो राजनीतिक का जो थोड़ा सा गुण था वो कहीं ना कहीं संपन्न हो रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। तो उस वक्त मुझे चुनाव लड़ने की जब भूत सवार हुई, तो मैं नगर में वोटर था, उस वक्त 19 साल का हो चुका था, मैं वोटर था। तो मैंने अपने पापा से कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो कहीं बेटा तुम नगर पंचायत का चुनाव तो लड़ नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारी एज कम है, अभी तुम छोटे हो। तुमने कहा बाबा मैं प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो प्रधानी का मैं चुनाव लड़ने के लिए प्रधानी का बैकग्राउंड बनाया। सीट जब आई तो आरक्षित हो गई, सुरक्षित हो गई। अब मुझे चुनाव लड़ना ही था। तो पापा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार लड़ लेना। तुमने कहा नहीं पापा मैं चुनाव लड़ूंगा। उस वक्त अरे क्या ना मेरे दिमाग में आया, हमारी बीरपुर की एक सीट है, उस वक्त वार्ड नंबर 16 बोली जाती थी। तो अब वो जब आरक्षण आया तो वो सीट महिला हो गई। मेरी
पत्नी उस वक्त नई नई शादी हुई थी और 18 साल की लगभग पूर हो गई थी। तो मैंने कहा ठीक है पापा ऐसा करो, मम्मी को लड़ा दो, लेकिन चुनाव लड़ना जरूरी है। तो मैं अपने क्षेत्र की जनता में जब गया तो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था, मैंने लोगों से पूछा, सभी समाज के वर्गों से पूछा, तो उन्होंने कहा ठीक है लड़िए, आपकी सपोर्ट होगी। उस वक्त पापा उस वक्त पीस पार्टी में थे और पीस पार्टी में थे, तो वहाँ चुनाव लड़ा गया और पत्नी को भारी मतों से जीत मिली। जिला पंचायत सदस्य का जब चुनाव हो गया तो मुझे लाल बत्ती की लालच लग गई। तो अब लालच लगी तो मैं समाजवादी पार्टी में चला गया। वाली साहब की बात को नहीं माना। वाली साहब ने मुझे उस वक्त जो भी कहा आशीर्वाद के तौर पे मैंने उसको रख लिया। मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैं समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हो गया। मैं थोड़ा सा राजनीति में इतना परिपक्व नहीं था और लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, समाजवादी पार्टी में लेकर मुझे ज्वाइनिंग कराई। और समाजवादी पार्टी में जब मैं गया और वहाँ समाजवादी पार्टी में जब लोग यहाँ के जो उस वक्त वर्तमान में जिलाध्यक्ष महमूद आलम नईमी थे, उन्होंने किसी तरह कोशिश करके मुझे टिकट दिलाया। और उस टिकट के दौरान मैं यह कह रहा था कि मुझे टिकट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जानते हो कि जिला पंचायत को सदस्यों को किस तरह मैनेज किया जाता है, वो कैमरे के माध्यम से तो नहीं कहा। तो उस वक्त मैंने उनको ये बात कही तो उन्होंने तो टिकट दिला दिया, लेकिन जो मैनेजिंग करना था वो नहीं किए हमारे साथ, क्योंकि उनका एक मकसद था कि किसी तरह इनको राजनीति में डाउन किया जाए। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे थे कि इसको आज मैं उंगली पकड़ के सिखा रहा हूं तो कहीं ना कहीं ये कहीं आगे ना निकल जाए। इन्होंने सोचा कि इसको ध्वस्त कर दूंगा, राजनीति में पीस पार्टी से तोड़ के लाऊंगा और इसको राजनीति में ध्वस्त कर दूंगा। तो उस वक्त 91 में मैं समाजवादी पार्टी में आया। उन्होंने मुझे टिकट समाजवादी पार्टी से मेरी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष का दिलाया, क्योंकि उस वक्त टिकट रमन सिंह भी मांग रहे थे जो पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष भी थे। तो उस वक्त टिकट मतलब रमन सिंह भी मांग रहे थे। तो उस वक्त मरहूम डॉक्टर वकार साहब जो मंत्री रहा करते थे, उनके सिफारिश से हमको टिकट मेरी पत्नी को गजाला चौधरी को यहाँ मिल गया। चुनाव में नामांकन के दौरान हमने जिला पंचायत लोगों को मैनेज किया और उस वक्त बसपा की गवर्नमेंट थी, दत्तन मिश्रा यहाँ मंत्री थे, मिनिस्टर थे। हम लोगों को नामांकन नहीं करने दिया। उस वक्त डीएम अजय कुमार करके थे डीएम साहब। मतलब तो आप समाजवादी पार्टी में थे, इसीलिए दत्तन मिश्रा जी ने मुझे नामांकन नहीं करने दिया। और जब नामांकन में नहीं कर पाया तो अजय कुमार द्विवेदी मैंने हाईकोर्ट में हमारे वालिद साहब ने, क्योंकि मैं इतना जानता नहीं था, तो वालिद साहब ही राजनीति करते थे, उन्हीं के संरक्षण से हम लोग जीते थे, जनता के प्यार और आशीर्वाद से। तो हम लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट जाने के बाद जब गवर्नमेंट बनी समाजवादी की, तो मैं जब गवर्नमेंट समाजवादी की बनी तो मेरे वालिद साहब फिर आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव से मिलने के लिए वहाँ गए। तो जब सरकार बन गई तो उनको वही जो आज हो रहा है हमारे साथ, वो उस दिन हुआ कि हमारे वालिद साहब को वहाँ उनके गनरों ने, उनके जो सुरक्षा कर्मियों ने उनको खेद लिया। उनको जब वो आए तो हमने कहा ये चोट आपके पैर में कैसे आ गई? तो उन्होंने कहा कि ये चोट जो उनके सुरक्षा कर्मी थे जिससे मैंने मिलने के लिए मतलब मांग किया, वो चोट नहीं, लाठी हमें चलाया गया। आज मैं आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ, तो वो मेरे वालिद साहब को वहाँ पे लाठियों से मारा गया। सिर्फ मिलने गए थे। तो जब सरकार बन गई तो सुरक्षा कर्मियों ने उनको लाठी से मारा। उनके पैर में करीब 4-5 लाठी की, मैं सत्ता कह रहा हूँ, पहली बार कह रहा हूँ, ये कोई जानता नहीं, आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ। तो उनको 4-5 लाठियों की जब वो मिली तो हमने जब पापा को जब उन्होंने पैजामा उतारा तो मैंने कहा पापा ये चोट कैसे? तो कहे उस दिन गया था तो मैं गिर गया। तो हमने कहा पापा गिरने की तो ये निशान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप हमका भेजो, हम मिले गए। वहाँ उनके सुरक्षा कर्मी ने हमका लाठी से मार के बाहर निकाल दिया। आप समाजवादी पार्टी में थे जी, पिताजी को भेजे थे। आज भी मैं समाजवादी पार्टी का आजीवन सदस्य हूँ। जो उनकी बुकलेट आती है वो आज भी आती है, आज भी आती है। उन्होंने पार्टी से मुझे निकाला नहीं आज तक। तो पिताजी जब उस वक्त गए तो चोट जब उनको लगी तो मैंने पूछा, तो उन्होंने छुपाया कि किसी को पता न चले या बच्चों को पता न चले, जिससे बच्चे आक्रोशित हो जाएं और इस तरह की गवर्नमेंट आ गई है तो उल्टा उल्लुल जुलूल कहने लगे। उस बात को मैंने मन में उसी दिन धर लिया कि अब समाजवादी पार्टी की राजनीति नहीं करूंगा। समय बीतता गया। जब वक्त आया तो मैं फिर समाजवादी पार्टी से छोटी सी नगर पंचायत इकौना की सीट के लिए मैं गया और मैंने कहा कि अखिलेश भैया, उस वक्त अखिलेश भैया की मुख्यमंत्री हो गए थे, तो मैंने कहा भैया ऐसा कीजिए कि एक बार हमें भी नगर पंचायत इकौना में अपने सिंबल से मौका दे दीजिए। मुझे विधानसभा का भी टिकट नहीं मिला, जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट मिला तो उसमें बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने नामांकन तक नहीं करने दिया। यहाँ के जो मंत्री थे दत्तन मिश्रा, तो हमें दे दिए। तो अखिलेश भैया ने कहा कि तुम कई बार आ चुके हो, ऐसा कीजिए, वो उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष शायद हमारे ख्याल से पटेल जी थे जो अब इस वक्त सांसद हैं। तो उस वक्त उन्होंने कहा, उनसे हमारे बगल में ही उनके बैठे थे माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व
और अखिलेश यादव जी उन्हीं के बगल में बैठे थे। उन्होंने कहा इसका टिकट कर दीजिए। टिकट उन्होंने ऐसा कहा तो मैं समझा कि मेरा टिकट हो गया। मैं वहां से खुशियों के लहर से दौड़ के यहाँ इकौना में पहुंचा। लोगों ने मिठाइयाँ बांटा, ये बांटा कि अब समाजवादी का टिकट हो गया, उस वक्त मैं चेयरमैन हो जाता। यहाँ के जो विधायक थे पूर्व रमजान साहब ने वहां बैठ गए, और जब बैठ गए तो पार्टी के लोगों ने, जो उस वक्त समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, लोगों ने मेरे पद पर प्रयास किया। लेकिन जब वहां के विधायक बैठ गए तो वहां ये हुआ कि जो जिस विधानसभा का विधायक रहा है वो जिसको कहेगा उसको टिकट मिल जाएगा। तो उन्होंने, जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे उनके रिश्तेदार थे, उनको टिकट दिला दिए। मैं निर्दल चुनाव लड़ा। मैं 1000 वोट पाके, नहीं मैं निर्दल नहीं, मैं कांग्रेस से लड़ा, क्योंकि मुझे जब समाजवादी पार्टी का टिकट नहीं मिला तो मैं कांग्रेस में चला गया। कि मैंने प्रयास किया, मेरे वाले साहब ने लाठी डंडा खाए तो मैं चला गया उसमें, और उसके बाद प्रयास करने के बाद जब मैं उसमें गया तो मुझे कांग्रेस ने टिकट दे दिया। मैं कस्बे का चुनाव लड़ा। पहली बार आजादी के बाद कांग्रेस यहाँ 1000 वोट इस नगर पंचायत इकौना में पाई। मतलब पहली बार कांग्रेस 1000 वोट गवर्नमेंट में केंद्र में थी तब, उसके बावजूद भी कांग्रेस को पहली बार यहाँ 1000 मत कांग्रेस से सिंबल पे मिला। मतलब कहीं ना कहीं वो कांग्रेस का सिंबल नहीं, वो आपका सिंबल। जी आप वो वही समझ लीजिए उस वक्त। फिर उसके बाद उन्होंने देखा, जब वो शायद हमें ख्याल से पार्टियों ने जब देखा कि ये लड़का होनहार है, लड़ने वाला है, पढ़ा लिखा है, अधिवक्ता है और अच्छा बोलता है, लोगों की समस्याओं का समाधान करता है, अधिकारियों से मिल के कराता है, तो उसमें कांग्रेस ने मुझे करीब 2 साल के बाद मुझे बीच में पार्टी का काम करने का मौका दिया और मुझे कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बना दिया। जब मैं कांग्रेस की जिला अध्यक्ष की जब दौर आई तो ये होता है कि कांग्रेस के दौर में दिल्ली में इसकी अपॉइंटमेंट होती है। तो उस वक्त हमारी दीदी प्रियंका गांधी जी जो हैं, उस वक्त कांग्रेस की वो मीटिंग ले रही थी। मेरे वालिद साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, महाराष्ट्र के हिंदुजा हॉस्पिटल में वो अपना वो करा रहे थे। समय से फोन आता है, रात के करीब 7 बज रहे थे, क्योंकि मैं उसी दिन बम्बई पहुंचा था, क्योंकि मेरा भाई जब उनको एडमिट कराने गया था, जिसका नाम मोहम्मद वसीम चौधरी है, पूर्व में जिला पंचायत सदस्य भी रहे थे, एडवोकेट भी हैं, तो उनको मैंने भेजा था कि भैया आप चलो, मैं पैसे व्यवस्था करके लेके आता हूँ। तो 2 दिन वो 48 घंटा वहीं बैठे रहे, उनको एडमिशन नहीं मिला वहाँ। जब मैं पहुंचा तो उसी टाइम मेरा फोन आ जाता है दिल्ली से कि आपकी मीटिंग फिक्स हो गई है और आपको कल 10 बजे 12 बजे दिल्ली में आके दीदी से मीटिंग अप्रूव करना है। अब मैं अपने वालिद साहब की जब एडमिशन नहीं होती है तो मुझसे बहुत दुखी रहता हूँ, लेकिन वालिद साहब मेरे पता नहीं क्या उनके दिल में और मन में आता है, वो कहते हैं कि बेटा पता नहीं मेरी जिंदगी आगे रहे ना रहे, तो तुम्हारा राजनीतिक का कैरियर शुरू होता है तो तुम चले जाओ। मैं उसी टाइम फटाक से मोबाइल निकालता हूँ, अपनी टिकट को रात के 9:30 बजे मैं बुक कर लेता हूँ। पूरी रात जब 2.5 घंटा जो प्लेन में रहता हूँ, आधा घंटा 1 घंटा जो प्लेन का सफर रहता है और 2 घंटा जो मैं अंदर बैरिकेडिंग रहती है जिसमें जांच प्रक्रिया किया जाता है, और वहां से पहुंचने के बाद 4 बजे जब मैं पहुंचता हूँ, 3 बजे से 4 बजे तक वहां जब मैं पहुंचता हूँ तो 4 बजे तक उस प्लेन में, उस एयरपोर्ट पे, दिल्ली के एयरपोर्ट के बाहर निकलने से आंसू बंद नहीं होता है, क्योंकि वालिद साहब दुखी में थे, उनकी तबीयत खराब थी। ऐसे में मैं अपॉइंटमेंट मिला था और मुझे आना था। मैं 4 बजे एक होटल का दिल्ली में कमरा लेता हूँ, वहां फ्रेश होता हूँ और 7:30 बजे मैं प्रियंका जी के ऑफिस पे दिल्ली में जहां उनका बुला हुआ था वहां मैं पहुंच जाता हूँ। कई जिला अध्यक्ष जाते हैं, जाने के बाद लगभग 11-12 बज जाती है, तो जब मैं पहुंचता हूं तो मैं फिर दीदी के सामने रोने लगता हूं, क्योंकि मेरी आंसू बंद नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे पापा दुखी में थे, दुख बहुत था। तो दीदी ने कहा कि क्यों रो रहे हो बेटा? तो हमने कहा दीदी हमारी पापा की तबीयत बहुत खराब है और आपकी अपॉइंटमेंट को मैं देख कर और मैं चला आया, पापा ने भेज दिया कि जाओ बेटा, पता नहीं हो सकता है कि तुम्हारी भविष्य बन जाए। तो दीदी ने कहा कौन से हॉस्पिटल? का बम्बई के 48 घंटा हो गया बाहर हॉस्पिटल पे खड़े। दीदी अपनी चेयर को बैक करती है, प्रियंका दीदी अपनी चेयर को बैक करती है और सीधा महाराष्ट्र में किसी को फोन लगाती है, और फोन लगाने के बाद ये कहती है कि आप बिल्कुल निधड़क रहिए, आपके पिताजी का एडमिशन वहां हो गया, अभी जब आप बाहर जाना तो आप पता कर लेना। उन्होंने मुझे कई नंबर दिया, उनके पार्टी से मुझे कुछ सहयोग भी मिले उस वक्त, 2 लाख रुपए तक सहयोग मिले, जो भी जिसको भी दीदी ने कहा तो 2 लाख रुपए तक लगभग सहयोग मिले। और जब मैं बाहर निकला तो हमारी पापा की एडमिशन हो गई थी। उस बीच में दीदी ने कहा आप निधड़क होके आप बात कीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपको कांग्रेस के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है, आप जिला अध्यक्ष करिए और पार्टी को आगे बढ़ाइए। तो हमने दीदी से कहा कि दीदी हम जैसे संगठन के नाम पे ABCD नहीं जानता हूँ, हमने कहा। तो दीदी ने कहा कि नहीं जानते हो, इतना अच्छा वक्ता करते हो, बोलते हो, अच्छा बात करते हो, इतना तुम्हें नॉलेज है, इतनी जानते हो। उस बीच में तमाम बातें हुई, MIM को लेकर बात हुई, तमाम ऐसी बातें हुई। उस वक्त दीदी ने पूछा, उनके सारे सवालों
को मैंने आंसर दिया। लोग 3-3 मिनट में निकलते रहे, मुझे करीब उन्होंने 14 मिनट दिया। और उसके बाद उन्होंने फिर बाद में मुझे 1 कप चाय भी पिलाया, कहा बड़ा इंटरेस्ट लग रहा है तुमसे बात करने में। 1 कप चाय पिलाया, और जब चाय पिला के बाद जब हम निकले बाहर, तो उन्होंने जो नंबर मुझे दिया था वो हमारे जो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा उस वक्त रह चुकी थी, अपनी माता जी का, आदरणीय सोनिया गांधी जी का, उन्होंने नंबर, उनके प्यारों का नंबर दिया। तो उनके प्यारों से मैं फोन करता हूँ, तो मैं बम्बई में पता करता हूँ, तो एक वीवीआईपी उसमें हमारे पिताजी को एडमिट किया जाता है, फर्स्ट क्लास में एडमिट किया जाता है। तो जब मैं बाहर निकलता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि यार तुम इतनी देर क्या बात की है, क्या हुआ, क्या बता रही हैं? तो हमने कहा कि थोड़ा सा मेरे पापा की तबीयत खराब थी, तो उस संबंध में दीदी से बताया, तो दीदी ने शायद हेल्प कर दिया, तो मेरे पिताजी वहाँ इंदुरा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। और वहाँ जब मैं महाराष्ट्र में मैं शाम को जब जाता हूँ, तो वहाँ के डॉक्टर जो देसाई जी थे, अरे यार मेरा थोड़ा कांग्रेस से मीटिंग करा दीजिए, मुझे राहुल जी से मिला दीजिए, आदरणीय राहुल जी से मिला दीजिए, दीदी से कह दीजिए, मतलब तमाम ऐसे हो गए। हॉस्पिटल में बड़ा रेपुटेशन उनकी वजह से मुझे मिल गया। कुछ दिन जब बीतते हैं, तो अब जैसे मैं पापा को फिर उसी हॉस्पिटल में दूसरे थोड़ा सा मिडिल क्लास में ले आता हूँ, क्योंकि इलाज लंबे दिन तक चलना था। तो हमने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ आगे ऐसा बिल ज्यादा हो जाए, तो मैं थोड़ा सा उसमें से A क्लास से सेकंड क्लास में ले आया। तो सेकंड क्लास में ले आया, उसका ऑपरेशन हुआ, उनकी वो हुई। उसी बीच में ये होता है कि हमारी जिलाध्यक्ष हो जाती है 20 दिन के बाद। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी उस वक्त अजय कुमार लल्लू जी शपथ लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के वो प्रदेश अध्यक्ष हो जाते हैं। मैं उनके फिर वहीं से आता हूँ, फिर दिल्ली लखनऊ में, और उनके शपथ में यहाँ से फोन करता हूँ, 20 गाड़ियाँ जाती है, और लखनऊ में अटेंड करता हूँ, उनके प्रदेश अध्यक्ष जी के उसमें शामिल होता हूँ। शामिल होकर फिर मैं अपने कपड़े लेता हूँ, फिर एयरपोर्ट से वापस बॉम्बे चला जाता हूँ, क्योंकि पापा की हालत नाजुक थी। कुछ दिन के बाद जब उनको रिलीफ मिलता है, तो मैं आता हूँ उसी जिले अध्यक्ष के लिए, लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से मिलना शुरू करता हूँ। और मिलने के बाद लोगों से कहता हूँ कि फिर से कांग्रेस को एक नई दिशा देनी चाहिए। बड़ा संघर्ष उन दिनों में मैंने किया, और कांग्रेस ने मुझे एक नई जान दी, नई पहचान दी, और राजनीति में मैं खड़ा हुआ। जब चुनाव वक्त का आता है, 2022 का आता है, तो मेरी टिकट काट दिए जाते हैं। न तो मुझे टिकट मिलता है, और न मेरी जिलाध्यक्ष रह जाती है। जब नहीं रह जाती है, तो एक हमारा साथी उसमें चंद्रपाल यादव करके है, जो इस वक्त कांग्रेस में उपाध्यक्ष है। मैं कहता हूं मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो मुझसे जबरदस्ती जिद से बात करता है, और कहता है नहीं अध्यक्ष जी आपको चलना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा, और जबरदस्ती वो मुझे ले जाता है। मैं जाते जाते जब बाराबंकी पहनता हूँ, तो मेरे थोड़े दिमाग सही रास्ते पे आ जाते हैं, क्योंकि जो हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ काम किए थे, चाहे वो यूथ के थे, चाहे वो फ्रंटल के किसी भी मतलब उसमें थे, सब लोगों ने मेरे साथ सहयोग करके मेरे साथ लखनऊ चलते हैं। मेरा लखनऊ में फ्लैट रहता है, उसी में रहा जाता है। सुबह सुबह कार्यालय में जाते हैं, और सारी बातें बताते हैं कि मैं जिलाध्यक्ष था, मेरा ही टिकट काट दिया गया, और टिकट ऐसे लोगों को दे दिया गया जिसका एज भी कम है। तो अगर जब एज कम है, तो उनका नामांकन कैसे हो जाएगा? ये बात दिल्ली जाती है, हम लोग भी दिल्ली जाते हैं, और दूसरे दिन दिल्ली जाते हैं, और दिल्ली से जब दीदी से मिलकर बोल लौटते हैं, तो कहते हैं कि आप लखनऊ जाइए, परेशान मत होइए, आपका टिकट हो जाएगा, लेकिन आप नहीं लड़ेंगे, आपकी पत्नी लड़ेंगी। तो दीदी से मैंने कहा कि मेरी पत्नी एक हाउसवाइफ है, वो पॉलिटिक्स में थोड़ा सा भी, कोई बात नहीं दीदी, ऐसा कहते कोई बात नहीं है, हाउसवाइफ है तो क्या विधायक हो जाएंगी, नेता हो जाएंगी। दीदी की बात मैं मानकर सीधा लखनऊ आ जाता हूँ। उनके कई दिनों के बाद इसकी समीक्षा करने के बाद मेरी पत्नी के नाम से टिकट भेनगा में कर दिया जाता है। मैं लड़ना श्रावस्ती से चाहता हूं, लेकिन अब श्रावस्ती में एक पूरे मेले रमजान साहब यहाँ आगे समाजवादी से टूट के, तो कांग्रेस ने उनको दे दिया, और हमको वहां हमारी पत्नी को भेनगा दे दिया। उन 19 दिनों के उपरांत मैं वहां चुनाव में जाता हूँ, प्रचार करता हूँ, और प्रचार करने के बाद मैं जाता हूँ, कहता हूँ कि लोग हमारी समस्या हमको वोट दीजिए, और आने वाले समय में हर भरपूर, क्योंकि मैं ऐसे परिवार से आता हूँ जो हमेशा संघर्ष किया है, आप लोगों के लिए लड़ाई लिया है। आज जो भी मुकदमे हैं वो राजनीतिक मुकदमे हैं, राजनीतिक दृष्टि से हमारे खिलाफ मुकदमे लिखे गए हैं। तो उस संबंध में अरे क्या मैं चुनाव लड़ता हूँ, चुनाव बहुत बुरी तरीके से मेरी पत्नी हार जाती है, क्योंकि 19 दिन का समय रहता है, और हारने के बाद फिर चलता रहता है। जब वक्त आता है, तो फिर मुझे लगता है कि कांग्रेस शायद भारतीय जनता पार्टी की मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि जब मैं जिला पंचायत में 6000, 7000, 8000 वोट पाता हूँ, तो उसमें मैं 4000 वोट पाके अगर इतना पीछे आया हूँ, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाती। उस संबंध में अगले साल 2025 में मैं बहुजन समाज पार्टी 1 अगस्त को ज्वाइन कर लेता हूँ। आज मुझे एक साल करीब 15-16 दिन हो गए। बसपा ज्वाइन करता हूँ, बहन जी से मिलता हूँ, बहन जी से कहता हूँ, पहली बार कोई मुलाकात में इतनी बात होती कि बहन जी बस आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। दूसरी बार जब मिलता हूँ, तो बहन जी से यह कहा जाता है कि बहन जी
लड़ने आए हो, अगर आपका आशीर्वाद प्यार बना रहेगा तो अब लड़ा जाएगा। तीसरी बार भी बहन जी से जब मिलने जाया जाता तो बहन जी और आशीर्वाद देती कि परेशान हो और लड़ाया जाएगा आपको, क्षेत्र में जाइए मेहनत कीजिए। तो अब बहन जी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र में मैं भ्रमण कर रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर बहन जी का आशीर्वाद प्यार बना रहेगा तो जरूर इंशाल्लाह चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने करीबन 2-3 दिन पहले आपने एक इंटरव्यू दिया, वहाँ पे बात कही कि इस बार आप रामचरण पांडे जी को किसी भी कीमत पे विधायक नहीं बने जी। क्या था ये था कि क्षेत्र में मैं जब जाता हूं तो उन्हीं के समाज के लोग जो सबसे ज्यादा अपने आप को ठगा महसूस करते हैं जी, ओबीसी समाज का व्यक्ति जो इन 10 सालों में अपने आप को ठगा महसूस करता है जी, दलित समाज का व्यक्ति जिसको ये कहते हैं कि एम्बुलेंस से पैसा बांट के हम चुनाव जीत लेते हैं, जो उनके समाज को ये बदनामी करने का काम करते हैं, जो ठगा महसूस किया जाता है, उस संबंध में इनके पीड़ा और दर्द को मैं यह देखकर इस बात को यह कहता हूं कि आने वाले समय में जनता ने अगर गलती से भी आदरणीय रामचरण पांडे को अगर विधायक बना दिया तो मैं श्रावस्ती की राजनीति में छोड़ दूंगा, क्योंकि इतनी पीड़ा के बावजूद भी अगर वो किसी तरह लोगों को बहका के फुसला के या उनको कि झूठे वादे करके या कसम खा के कि अब ऐसी गलतियां नहीं होगी, ऐसे में अगर किसी तरह जनता ने उनको अगर माफी दे दिया और खास तौर पे ब्राह्मण समाज के लोगों ने अगर माफी दे दिया तो भाई अब श्रावस्ती में ऐसी गंदी राजनीति करने से क्या मतलब है। तो मैंने इसी बात पे एक इंटरव्यू एक चैनल के माध्यम से भाई साहब आए थे तो मैंने उनसे कहा कि अगर गलती से भी जनता श्रावस्ती की अगर जनता ने अगर उनको 290 से विधानसभा का अगर विधायक बना दिया तो मैं श्रावस्ती की राजनीति छोड़ दूंगा। अब आप आ गए हैं तो मैं उसमें तमाम कमेंट देखता हूँ, कुछ ब्राह्मण समाज के लोग तुम्हारी औकात क्या है, तुम बी टीम हो, तुम सी टीम हो, तुम लड़ नहीं पाओगे। कुछ हमारे जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनका भी इशारा रहता है कि ये तो वोट काटने आए हैं, रामचरण पांडे को जिताने आए हैं। तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो आरोप तो हमारी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा है उनके ऊपर आरोप लगता है कि ये भाजपा की बी टीम है। अब आपको मैं बता दूं प्रधानी, जिला पंचायत और नगर पंचायत, विधानसभा, जिसमें जो लोग तीसरे नंबर की लड़ाई पे रहते हैं, जैसे माली प्रधानी में होता है कि तुम दूसरे पे थे ये पहले पे था तो दो लड़ाई दो ही की होती है, जो तीसरे नंबर के रहते हैं उसमें हमेशा चाहे गांव सभा लेवल का हो चाहे जिला पंचायत का लेवल का हो, उसमें ये हमेशा कहते रहते हैं ये तो यार वोट काटे आवा है, ये तो डमी कैंडिडेट हो। लेकिन जब वो जीत जाता है क्योंकि उसके काम वर्क रहते हैं तो वही लोग जो आज मुझे कह रहे हैं कि जिनकी औकात नहीं है, जिनकी किसी के संरक्षण पे ये बन गए हैं किसी, तो उनको आपके कैमरा के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब रामचरण पांडे जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे आदरणीय रामचरण पांडे जो इस वक्त विधायक हैं, तो उनको केवल 400 वोट मिले थे और कम से कम 100 गाड़ियां नामांकन में गई थी जिला पंचायत के। और वही लोग जो आज रामचरण पांडे को गालियां देते थे आदरणीय रामचरण पांडे को, वही लोग आज जिंदाबाद कर रहे हैं। तो ये देखिए लोगों का जो ओपिनियन पोल है कि जो मेरे पर भद्दी बातें कह रहे हैं, गंदी बातें जिला लिख के फेसबुक पे और ट्विटर पे ऐसे का आरोप लगा रहे हैं, तो जब मैं भी विधायक हो जाऊंगा तो वही लोग पीछे नारा लगाने लगेंगे। तो ये तो दुनिया की परंपरा बनी हुई है। तो आज जो 10, 50, 100 लोग जो आदरणीय रामचरण पांडे के जो हैं समर्थक हैं, यही लोग कल उनको गाली भी देते थे। मैंने देखा भी उस वक्त भी फेसबुक का जमाना था तो वो देते थे। आज जमाना थोड़ा सा बदल गया, वो 2 साल के ट्रम्प के विधायक हो गए तो उनको करें। और रही बात जो समाजवादी के लोग, कुछ लोग टिकट मांग रहे हैं, उन पर ये मेरा आरोप है कि वोट काट लेंगे और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के ये बी टीम हो, रामचरण के बी टीम हो और रामचरण को फिर से विधायक बनाने का काम करें। उनको भी आपके कैमरा के माध्यम से मेरा एक छोटा सा संदेश है कि मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं कि मैं शपथ लेता हूं कि आदरणीय रामचरण पांडे को तीसरी बार विधायक नहीं होने देंगे। मेरा बड़ा चैलेंज है और मैं ये चैलेंज सवर्ण समाज, ओबीसी समाज, दलित समाज और जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूं मुस्लिम समाज, मैं जानता हूं कि ये लोग मेरे साथ खड़े होकर आदरणीय रामचरण पांडे को हराने का काम करें। फिर भी उनके पास अगर ये बी टीम और सी टीम का आरोप है कि शायद मैं रामचरण को जिताना चाहता हूं, तो अगर उनको इस जनता के प्रति इतना प्रेम है तो वो टिकट हमें देकर समाजवादी पार्टी से लड़ा दें। रामचरण पांडे को तब भी मैं पटक दूंगा। अगर उनका यह आरोप है तो भाई अगर इतना आरोप है कि मैं शायद हो सकता हूं, और अगर तुम्हें जनता के प्रति वाकई दुख दर्द है कि आदरणीय रामचरण पांडे ने लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार किया, हमें तो है, हमने देखा भी कि रामचरण पांडे ने ऐसे लोगों को सताया, तमाम जमीन कब्जा, तमाम ऐसे आरोप हैं जो उनके ऊपर लग रहे हैं। बहुत सारे लोग शांत हैं, कारण कि जैसे ये सरकार में लोग डरे हुए हैं, सरकार तक हमारी बातें नहीं पहुंच पा रही।
तो ऐसे तमाम लोग हैं। तो उन समाजवादियों को यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप नहीं लड़ पा रहे हैं, जैसे मैं पूर्व में 2 MLA थे यहाँ, रमजान साहब, असलम साहब, मैं आज देख रहा हूँ कि 2 बार MLA थे, एक बार वो थे, एक बार ये थे, आज तक आदरणीय रामचरण के पर एक भी बातें नहीं कही, क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी का उनका मैनेज होगा। बिल्कुल। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं बी टीम हूँ, अगर मैं शांत हो जाऊं तो मुझे नामर्द बताएंगे। तो जैसे मर्दों के खानदान में मैं पैदा हुआ हूँ, लड़ाकू विमान हमेशा रहा हूँ, हमेशा सलामी तोप से ही दिया हूँ। अब लोगों को क्या लग रहा है कि बी है, सी है, ये तो जब चुनाव का वक्त होगा, नामांकन होगा, तब लोगों को यह पता चल जाएगा। फिर आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ कि फिर से बता दे रहा हूँ कि उनको चुनाव हारना यह तय है और जनता उनको चुनाव हराएगी। इस कमेंट पे और ये तमाम धमकियों से, गिडड़ों से फोन पे भी आता है, तुमको देख लेंगे, तुमको ये कर देंगे। तो हमने कहा देख लीजिएगा, क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट है, एक आध FIR और बढ़वा दोगे, हम कोर्ट में जाएंगे, न्यायपालिका से मुझे न्याय मिलेगा। तो ऐसी बातें मैं उनसे कहते रहता हूँ। तो मैं उन लोगों को यह कहना चाहता हूँ कि वक्त आएगा, जब चुनाव का समय आएगा, नामांकन आएगा, लेकिन मैं वादा भी करता हूँ कि आप इस बात को ध्यान रखिए कि अगर मेरे लड़ने से अगर आदरणीय रामचरण पांडे चुनाव जीत जाते हैं, या आपको यह लगता है कि मैं उनको फायदा दे रहा हूँ, तो आप बिल्कुल मेरे साथ मत आइए, आप बिल्कुल मेरे साथ मत आइए। जो आदरणीय रामचरण पांडे को चुनाव हरा रहा है, आप उसके साथ चले जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे साथ आइए, मेरा तो एक लक्ष्य है कि पहले आदरणीय रामचरण पांडे को इस श्रावस्ती 290 से चुनाव हराया जाए। अब जब कोई वो हारेंगे तभी कोई दूसरा जीतेगा। तो अपनी श्रावस्ती की सम्मानित जनता से कहना चाहता हूं कि मेरा लक्ष्य एक है कि आदरणीय रामचरण पांडे जीते। मैं भी MLA का चुनाव लड़ रहा हूं। अगर मेरी समाज को ये लग रहा है कि मैं B और C हूं, अगर मैं कैंडिडेट डमी हूं, मुझे कोई लड़ा रहा है, तो मैं अपने समाज के कौम के लोगों से कहना चाहता हूं कि मुझे बिल्कुल वोट मत देना। मेरा अल्लाह जानता है, मेरा रब जानता है कि मैंने न जीवन में कभी मिल के चुनाव लड़ा ना लड़ूंगा। हाँ, ये निश्चित है कि यहाँ अगर कोई श्रावस्ती में अगर किसी को कोई रामचरण को हरा सकता है, तो वो ताकत वो मेरे में है। और ये आप लोगों का प्रेम और ये आप लोगों का आशीर्वाद है, जो आप लोगों के आशीर्वाद और प्रेम से मैं इस तरह डबल ट्रम के विधायक से आपके कैमरे के माध्यम से ऐसे बातें कह रहा हूँ। ये आपकी ताकत है, मेरी कौम की ताकत है, दलितों की ताकत है, OBCओं की ताकत है। उस ताकत के माध्यम से लड़ रहा हूँ। अब जो लोग लड़ना नहीं चाहते हैं उनसे, वो तो आरोप ही लगाएंगे, उनका काम ही आरोप लगाना। लेकिन जब टिकट का वितरण हो जाएगा तो धीरे धीरे आरोप कम हो जाएंगे। अभी कोई 500 पाए है, कोई 1000 पाए, उनको ये ही नहीं पता है मेरी औकात की बात कहते हैं। मैंने अभी कैमरे के माध्यम से आपसे कहा कि हमारी खानदानी वो ब्रांड है चौधरी का, जिन्होंने कपूरथला स्टेट को कर्जा दिया था। अगर आज हम OBC जात में पैदा ना होते तो शायद हम छोटे राजा बोले जाते। ये हमारी कैटेगरी थी। ना जाने कितने लोगों को हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने इसी थाना इकौना में, इसी अस्पताल में, इसी SDM के कार्यालय में लोगों की मदद की है। ऐसे ऐसी मदद की है कि वो सोच भी नहीं सकते। और आज उन्हीं के लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी औकात क्या है। रही बात नगर पंचायत की, देखिए कोई भी चुनाव कोई जीतता है, चाहे नगर पंचायत का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा हो, एक दूसरे के सहयोग से ही जीतता है। आज जितेंद्र कुमार गुप्ता जी का सहयोग था, मैं यहाँ चुनाव जीत गया। कहीं मैं भी 2 बार ट्रंप लड़ा था, वो भी 2 बार चुनाव जीत गए थे। सहयोग है उनका। मैं तो बार बार कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ कि ये नगर पंचायत की जो इस वक्त हमारी जो कार्यकाल चल रहे हैं, ये आदरणीय जितेंद्र कुमार गुप्ता जी, गुड्डू भैया का है। मैं उस चीज को बार बार कहाँ खारिज कर रहा हूँ। अब उसमें वो कोई लोग आ जाते हैं भाजपा के समर्थक के लोग, अरे ये तो गुड्डू के एहसान पे हो गए। तो मैंने कैमरा के माध्यम से कि मैं 2 टर्म जिला पंचायत सदस्य भी रहा, मेरा परिवार प्रधानी भी रहा। जब उनके वालिद साहब हमारे स्वर्गीय महाशय चाचा जी जब यहाँ चेयरमैन हुए, उससे पहले हमारे बाबा, हमारे, क्योंकि भाई हम लोग तो शायद पैदा नहीं हो, 88 में हम पैदा हुए, 88 से पहले हमारे बाबा यहाँ प्रधान रहा करते थे। जो टाउन एरिया की जो बाउंड्री बनी हुई है, जो दुकानें आगे, वो हमारे बाबा दादा की बनवाई हुई है। तो अब ये चीज ना कोई कहे कि किसी के ये तो भाई लगा ही रहता है, किसी के सहयोग से ही लोग यहाँ बनते हैं। अब 400 वोट 1400 वोट से अगर आदरणीय रामचरण पांडे 2 टर्म विधायक हो गए, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो 400 1400 वोट हमारे मुस्लिम समाज का रहा होगा, जिन्होंने व्यक्तिगत एक वोट देकर, एक वोट देकर रामचरण पांडे को विधायक बना दिया। वो जो 400 और 1400 वोट देकर उनको विधायक बनाए हैं और अपने समाज का, दलित समाज का, OBC समाज का नुकसान करा रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनको कभी नहीं माफ करेगा। कभी कभी होता नहीं, क्योंकि
व्यक्तिगत में दे देता है कि चलो ठीक है, हमें इससे का मतलब हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारा आदरणीय रामचरण पांडे जी से बहुत बैठता है, विधायक जी से बहुत बैठता है, तो दे दिए। तो वो अपने समाज का बहुत नुकसान कर रहे हैं। और मैं उन समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं अपने समाज में कि ऐसे एक एक वोट को इस बार बचा के रखना है और ऐसी कंडीशन नहीं आने देना है कि फिर 4 और 14 से वो फिर से चुनाव जीत जाए। और सब लोगों को एकत्र होकर, ब्राह्मण समाज को, ठाकुर समाज को और मुस्लिम समाज को, दलित समाज को, ओबीसी समाज को एक साथ होकर आदरणीय रामचरण को हराना है। दूसरी चीज यह भी आपके कैमरा के माध्यम से देखना है कि जब श्रीवास्तव मुकेश लड़ता है, प्रयागपुर लड़ते हैं, तो मेरा समाज वहां भरपूर देकर उनको वोट देता है। जब यहाँ कुर्मी समाज का व्यक्ति लड़ता है तो मेरा समाज 2-2.5 लाख वोट देकर डबल ड्रम सांसद बनाने का काम करता है। बगल में भिनगा का क्षेत्र जब कुर्मी समाज की महिला लड़ती है तो मेरा समाज भर भर के उनको वोट देता है। जब नंदिनी शुक्ला जी लड़ती है तो मेरे समाज के लोग उनको भर भर के वोट देते हैं। तो उन सभी समाज के वर्गों से कहना चाहता हूं कि जब भी हमारा समाज आपके साथ खड़ा हुआ, आप विधानसभा में और लोकसभा में नेतृत्व करने का मौका मिला है, ऐसे में अगर उसके समाज का भी बेटा अगर आपके सामने चुनाव लड़ रहा है तो सभी समाज के लोग एक होकर हमें मौका दें और ऐसे भ्रष्ट विधायक को, जिसने तमाम जो 15-20 साल पहले चले जाइए, अभी अगर सही रूप से इनकी जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि 20 साल पहले क्या थे, आज क्या है। तो मैं ये आपके कैमरा के माध्यम से उन समाज के लोगों को कहना चाहता हूं, जिन समाज के लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने उनको विधायक और एमपी में नेतृत्व करने का मौका दिया है, तो उन श्रीवास्तव से, उन पंडित समाज के लोगों से, उन वर्मा समाज के लोगों से मैं यह कहना चाहता हूं कि आज मेरे साथ वो खड़ा होकर मुझे भी विधायक बनाकर उस सदन में नेतृत्व करने का मौका दें, जिसमें मैं आपकी जो भी पीड़ा रही हो उस पीड़ा को दूर करने का काम करूं। एक सवाल ये है कि आप अभी कह रहे हैं कि हम रामचरण पांडे जी को हराएंगे, लेकिन आपकी पार्टी अभी अस्तित्व में नहीं है। तो आपकी पार्टी जब अस्तित्व में है नहीं तो फिर आप कैसे हराएंगे? देखिए, जिस विधानसभा, पूरे प्रदेश का तो मेरे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन इन 2 विधानसभाओं का आंकड़ा मेरे पास है, क्योंकि मैं पूर्व में कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहा। यहाँ 2012 में सुरक्षित सीट से सामान्य सीट हुआ। 12 में बहुजन समाज पार्टी से आदरणीय विनोद कुमार त्रिपाठी जी लड़ते हैं, उनको 54,000 वोट मिलते हैं। ठीक है, 7,000 वोट से वो समाजवादी पार्टी से हार जाते हैं, वहां भी बसपा का वोट दे लीजिए। दोबारा जब 17 में विधानसभा का चुनाव होता है तो फिर टिकट मिलता है, किसको मिलता है? सुभाष सत्या को मिलता है, जिसकी समाज का केवल शायद 1 वोट हो, वो भी हो सकता है बहराइच में हो। उनका समाज लड़ता है तो वोट यहाँ 52,000 गिरते हैं बहुजन समाज पार्टी का। फिर चले आइए, तीसरी बार फिर चुनाव होता है 22 में, जो अगले वर्ष हुआ है। फिर यहाँ एक पंडित समाज की महिला लड़ती है, डॉक्टर आर.के. मिश्रा की पत्नी नीतू मिश्रा जी चुनाव लड़ती है, बहन नीतू मिश्रा जी चुनाव लड़ती हैं। फिर भी वो चुनाव लड़ती हैं तो 42,000 का वोट का मार्जिन रहता है। तो उन 42,000 वोटों का आंकड़ा लेकर मैं 2027 में आया हूँ। एक भाई साहब ने मुझे कह दिया वो तो नीतू मिश्रा के वोट थे, तो हमने कहा यार, नीतू मिश्रा जो बहन हमारी है वो 2012 में जब 17 में चुनाव उससे लड़ती हैं, अनुप्रिया वाली पटेल से कब प्लेट से लगती है, तो वही 2,000 वोट गिरता है। तब उनकी समाज कहाँ चली जाती है कि वो ब्राह्मण समाज का वोट है। तो जब 17 में वो लड़ती हैं तब उनको 2,500 वोट मिलता है, और जब वो बहुजन समाज पार्टी से लड़ती है तो उनको 42,000 वोट मिलता है। कल मैं कांग्रेस से लड़ा है, मुझे 3,000 वोट मिला है। आज मैं जानता हूं कि बहन जी के जो कैडर्स के वोट हैं वो कम से कम इस विधानसभा में 40 से 50,000 वोट हैं। कुछ छोटे कट गए थे, जैसे बहकाने से होता नहीं कि न्यूज चैनल में लड़ा दो कि समाजवादी वीएस भाजपा चुनाव है, तो कुछ वोट डिवाइड हो गए थे दलित समाज के। तो बहन जी ने जो 9 अक्टूबर को अगले साल 2025 में जो उन्होंने जो अपने कैडर्स के लोगों को एक आवाज, एक संदेश दिया, और वहां करीब 30-35 लाख लोग एक साथ इकट्ठा हो गए, तो उससे दलित समाज को थोड़ा सा मतलब यह मौका मिला कि मेरी अभी नेता जिंदा है। और जो उसके ऊपर आरोप लग रहे थे कि ये भाजपा की बी टीम है, सी टीम है, मतलब हमारी बहन जी के ऊपर जो आरोप लग रहे थे वो आरोप सब झूठे। अब दलित समाज के लोग हर विधानसभा में एक्टिव हो गए हैं, और कहीं हो या ना हो, लेकिन मेरे यहाँ इतने कंडीशन के बावजूद भी 40,000 वोट दलित समाज का यहाँ था। 42,000 उनको कुछ वोट मिला, तो मैं मानूंगा कि 2-2.5 वोट के समाज का मिल गया, लेकिन 40,000 वोट दलित समाज का वोट था। और इस बार जब वो चुनाव होगा तो करीब 40 से 50,000 वोट इस दलित समाज के व्यक्ति का रहेगा। मेरी समाज कम से कम 70 से 75-80,000 वोट यहाँ पोल करती है। अगर 60% वोट पोल हुआ तो करीब 12 करीब 75,000 वोट पोल हो जाएगा। तो मेरी समाज अगर मुझे आधा भी अगर दे देती है तो मैं बहुजन समाज पार्टी से विधायक हो जाऊंगा। अगर मेरी समाज नहीं देती है तो जैसे जो विनोद का हाल हुआ है, जो
सुभाष सत्या का हाल हुआ है, जो आदरणीय नीतू मिश्रा का हाल हुआ है, वही मेरा भी हाल होगा। ये चीज तो मैं पहले ही आपके कैमरा के माध्यम से एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन अगर मेरी समाज ने आंख बंद कर हाथी पे अगर बटन दबाने का काम किया तो जरूर यहाँ श्रावस्ती से जो मेरा निश्चय है कि आदरणीय रामचरण पांडे चुनाव हारेंगे, और बिल्कुल हारेंगे, और 20,000 से लेकर 40,000 तक उनको हराने का मैं काम करूंगा। अच्छा, आपकी पार्टी कभी हीरो थी जी, आज हीरो से वो जीरो बन गई है, क्या कारण रहा होगा कि उसको हीरो से जीरो बनने का मौका मिला? जब यहाँ में नगर पंचायत का चुनाव लड़ते थे हमारे वालिद साहब, तो फर्स्ट नहीं सेकंड तो रहते ही थे। कंडीशन ऐसा आया कि जब मैं लड़ने लगा तो मैं तीसरे पे पहुंच गया, जो आज बसपा की हाल है। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर हम तीसरे पे थे तो नगर पंचायत का चेयरमैन नहीं जीत पाए। वक्त आया, समय आया, जीत गया। लोगों को पता चला कि इनका परिवार हमेशा संघर्ष करता है, सिंपैथी थी, लोगों ने मदद किया, चुनाव जीत गया। बहुजन समाज पार्टी 4 बार इस उत्तर प्रदेश में शासन किया, उनके शासन में आदरणीय बहन जी के ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं, कोई ऐसा भ्रष्ट का आरोप नहीं है कि आदरणीय बहन जी ने स्वर समाज का काम किया, स्वर समाज का नारा दिया, स्वर्जन हिताय स्वर्जन सिखाई की बात की। बहन जी की लाइन आर्डर मजबूत थी। यही बाबरी मस्जिद का जब फैसला आना था तो देखिए उनके ही शासनकाल में फैसला आया और कहीं कुछ नहीं हुआ। तो ये बहन जी की लाइन आर्डर थी। बहन जी की सरकार में लोगों को हर चीज, सब सुविधा मिलती थी, महिलाएं सुरक्षित रहती, रात के 12 बजे तक 2 बजे तक घूमती थी। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप लगता गया कि ये SC एक्ट का मामला चल रहा है जिसमें हरिजन लोग ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। ऐसे में सरकार चली गई। कुछ लोग के समाज के लोगों को तोड़ने के लिए दलित समाज के लोगों को कहा यार उसमें यार चमार लोग वोटर्स रहते हैं, उसमें चमार ही मजा पाते हैं गौतम बिरादरी को। तो फिर पासी लोगों को तोड़ने का काम किया। जैसे अंग्रेज करते थे कि इस देश पे राज करना है तो तोड़ो और राज करो, वैसे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग एक दूसरे से मिलकर बसपा को खत्म करने के लिए ये प्लान बनाए और इनके समाज के वोटों को वितरण किया। अब उनकी समाज इस बार इकट्ठा हो गई है और इकट्ठा होकर वो जान गई है कि मेरी पार्टी को ये खत्म करने के लिए पूरा प्लान बना रहे हैं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। अब वो समझ गई आने वाले जो 27 में जो चुनाव होगा, क्योंकि अभी आकाश भैया ने जो एक भाषण दिया, स्पीच दिया है, उससे भी उनकी जनता और प्रभावित हो रही है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में आदरणीय बहन कुमारी इस उत्तर प्रदेश की 27 में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी। अच्छा, आखिरी सवाल हमारा ये है, आपके हिसाब से आपकी विधानसभा में अभी कितने % विकास हुआ है, और अगर आप विधायक बनते हैं तो कौन कौन से मुद्दों पे सबसे पहले काम करना पड़ेगा? देखिए, किसकी भी सरकार रही है, समाजवादी की गवर्नमेंट रही है तब भी विकास हुआ है, बहुजन समाज पार्टी की गवर्नमेंट रही है तब भी विकास हुआ है, और आज भाजपा की गवर्नमेंट है तो भी विकास हुआ है। विकास में मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन विकास कई तरीके के हुए। बहुजन समाज पार्टी का विकास जो हुआ 1 नंबर, आज भी बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, 15 साल सरकार में भी नहीं है, आज भी वो राडें जो बनी हुई हैं आज भी चल रही हैं। समाजवादी के गवर्नमेंट में देख लीजिए, फिर उसके बाद भारतीय जनता भी, यहाँ तो जो विकास होता है 25 वर्ष पूर्ण नहीं होता, उससे पहले उसमें नया काम होता है। तो विकास के नाम पे तो मैं कहूँगा, लेकिन यहाँ जो भ्रष्टाचार चल रही है, काम चल रहा है, उसमें कितनी गुणवत्ता अगर सही रूप से अगर जाँच हो जाए तो उसका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो विकास तो कोई भी सरकार आती है, जिसका जो मुद्दा होता है, जिसका जो वो जिस मुद्दे पे वो सरकार बनाती है, उस मुद्दे पे वो रोड, खरंजा, बिजली, पानी की समस्या तो वो करती ही करती है। लेकिन लोगों की व्यक्तिगत भी समस्या होती है। जैसे मान लीजिए कभी किसी का खेतौनी का मामला आया तो पता लगा वहाँ 100 रुपया लिया जा रहा है। कभी किसी का थानेदार का यहाँ मामला है तो पता लगा था कि 5,000 दो, नहीं तो बैठाए ले। कहीं ब्लॉक में कहीं अगर मान लीजिए कहीं जिले पे चले जाइए, विधवा पेंशन बनना हो, राशन कार्ड बनना हो तो पता लग रहा है सप्लाई इंस्पेक्टर को 2-2 हजार रुपए चाहिए। कॉलोनी अगर आनी हो तो पता लगा था कि 5,000 पहले ये ले रहा है। ऐसे आरोप को मैंने कलेक्टर महोदय के सामने रखा भी, लेकिन अब शायद यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जो विधायक हैं, शायद उनके कान में कोई जू नहीं रख रहा है। इसके लिए जो अधिकारी है वो मनमानी कर रहे हैं। हो सकता है अधिकारियों के मुंह से यह भी सुना जा रहा है कि भाई हमको तो महीने का बंधा हुआ है मंथली का और हमें पहुंचाना रहता है, तो हम भी मजबूर हैं। तो अब किसी का नाम तो नहीं लिया जा सकता कि कौन सा अधिकारी ये कह रहा है, लेकिन यह सत्यता है कि मंथली अस्पताल से, ब्लॉक से, थाने से, सारे जगह से मंथली बंधा हुआ है। इसीलिए यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। और ऐसे में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। शायद हो सकता है आदरणीय मुख्यमंत्री जी को यह चीज पता नहीं चल रहा है। हम लोग तो बार बार पत्रावली करते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर आप जांच कराइए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो काम हुआ है, लेकिन काम वही है कि उसकी गुणवत्ता बिल्कुल नहीं सही है। इसी गुणवत्ता को भी लेकर आने वाले समय में चुनाव का जब मंच लगेगा तो उस मंच पे इन सारी बातों को पेश किया जाएगा, जैसे आज मीडिया के सामने पेश किया जाता है। इतने रिकॉर्डर्स हैं आपके माध्यम से। एक और बता दूं,
हमें ये बात नहीं कहना चाहिए, हमारे पूर्व विधायक असलम रायनी को कहने चाहिए। जब आदरणीय रामचरण पांडे जब विधायक होते हैं 2022 में जब विधायक होते हैं, तो हमारे पूर्व विधायक असलम रायनी साहब इनके पर हाई कोर्ट में एक रीट दायर करते हैं, इन्होंने आदरणीय रामचरण पांडे ने जो इन्होंने एफिडेविट लगाई थी कि मेरे खिलाफ एक भी मुकदमे नहीं है, मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, मेरे पास एक भी लाइसेंस हुआ शस्त्र नहीं है। ऐसे में पूर्व विधायक असलम रायनी ने कोर्ट में एक रीट दायर की थी। वो रीट पे क्या हुआ पूर्व विधायक को बताना चाहिए। जनता उसका इंतजार कर रही थी कि उसमें हुआ क्या। अगर कभी आप कोई सवाल करना तो पूछना कि उसमें हुआ क्या वो खारिज हो गई, कि उस पर विड्रा कर लिया गया, हुआ क्या। तो आदरणीय रामचरण पांडे जी से मैं कहना चाहता हूं कि इस बार भी आप विधायक का चुनाव लड़ेंगे, और मेरे ही वाले साहब आपके खिलाफ 379 का मुकदमा दर्ज कराए थे, उसकी अभी प्रतिलिपि हो सकता है मुकदमा आपका खत्म हो गया हो कोर्ट में, लेकिन मुकदमा आपके पर थे और उस समय तक कितने समय में खत्म हुआ है वो भी निकाला जा रहा है। आपके पास कितनी प्रॉपर्टियां थी वो भी देखा जा रहा है। आज आपके पास कितनी प्रॉपर्टियां वो भी देखा जाएगा। तो मैं जब आप एफिडेविट लगाएंगे तो उसको निकाला जाएगा, और उसको निकालने के बाद पूर्व विधायक ने तो नहीं बताया, लेकिन हम लोग वो सारी बातें बताएंगे। कुछ बात अभी मन में है जो अभी आने वाले समय पे और महीना 2 महीना बीतने दीजिए, मीडिया के माध्यम से, सारे चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक एक बात जनता को अवगत कराया जाएगा। तो अगर मेरी बात अगर आपके कैमरे के माध्यम से अगर पूर्व विधायक असलम रायनी के पद अगर चल रही हो तो हम चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं और हमारी जनता जानना चाहती है श्रावस्ती 290 विधानसभा की, कि उस मुकदमे में क्या हुआ जिसमें आप रीट दायर किए थे। अगर आप नहीं बताएंगे तो मुझे ही खोल के बताना पड़ेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर मेरी बात आप तक पहुंचे और समाजवादी तक पहुंचे तो इस बात को बताइए कि जिस रामचरण पांडे जी का पावर सीज होने वाला था उस मुकदमे में क्या हुआ। अगर नहीं हुआ तो इस बार जब नामांकन होगा तो वो सारी चीज हम लाके खोल के एक एक चिट्ठा, पढ़ा लिखा हूँ, अधिवक्ता हूँ, MA किया हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी चीज नॉलेज है, जानकारी है। और क्रिमिनल का मैं वकालत किया हूँ, क्रिमिनल में मुझे ज्यादा जानकारी है। तो ऐसे संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले चुनाव के समय जब नामांकन होगा तो ये चीज हम लोग जो उस वक्त वहाँ के मजिस्ट्रेट होंगे उस वक्त वहाँ ये सब रखा जाएगा कि आपके पास कितने शस्त्र हैं, कितनी प्रॉपर्टियां हैं, 2005 में आपके पास कितनी प्रॉपर्टियां थी, आज कितनी प्रॉपर्टियां है, और इसकी सारी बायोडाटा मैंने एक CDR में कैच कर लिया और इस CDR को उस समय चुनाव के समय लगाया जाएगा। तो आए दिन ये समय, ये सारी बातें जो तमाम समाजवादी के लोग और तमाम ये लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये सब सारी बातें इनकी हिम्मत नहीं है बोलने की, क्योंकि जो लड़ेगा, जैसे किसी भी पार्टी से किसी को लड़ना तो आप फेस में फेस डाके बात कर रहे हैं, घुमा फिरा के बात नहीं करेगा। जैसे मैं आपके कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल डिटेल में बताता हूँ और एक ही चीज एविडेंस के रूप में लाऊंगा। अगर एविडेंस नहीं रहेगा तो कैमरे के सामने क्यों बोलूंगा। तो सारी चीज एविडेंस के साथ लाऊंगा और उस एविडेंस के साथ मैं प्रूव करूंगा कि यह गलत है, यह गलत है, यह गलत है। और जब एविडेंस सही रहेगा तो कोर्ट इसका निर्णय भी देगा। तो आने दीजिए, समय उसका भी है, वक्त है, चुनावी 4 महीना रह गया है। जिस तरह गर्म चढ़ेगा लोग भी कहेंगे, सी कहेंगे, डी कहेंगे, और जब जीतूंगा तो वही पीछे लेके जिंदाबाद जिंदाबाद भी करेंगे। तो ऐसे में मैं इससे घबराता नहीं हूँ। लोगों को जो मेरे पर आरोप लगाने हो लगाने दीजिए, मैं सारे आरोपों का खंडन करता चला जाऊंगा और वक्त पे जनता इसका जवाब देगी कि कौन लड़ने लायक है, कौन नेतृत्व करने लायक है। फिर एक समाज के अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, न जीवन में कभी मिल के लड़ा हूँ और न कभी लड़ूंगा। ऐसे आरोप 15 साल नगर पंचायत इगौना में लग रहे थे और आखिर अंत में 15 साल की चेयरमैनी आपके पास नहीं थी और आखिर चौथी बार आने। आज तुम्हारा भाई विधायक बनने जा रहा है, आज तुम्हारा भाई विधायक बन सकता है। अल्लाह ने उसे इतनी ताकत दी है, गॉड गिफ्टेड किया है कि ऐसी ऐसी बातों को आपके बीच में रख रहा है और बिल्कुल क्लियर साफ बातें आपको कर रहा है कि जो बात चौकी पे होती है वो बात मैं चौके पे लाके रख रहा हूँ। तो अपनी समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, किसी के बहकावे में मत आइए। अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी मेरे लिए प्रेम होगा या मेरी बातों में सच्चाई होगी तो मेरे साथ आना। अगर मेरे बातों में सच्चाई नहीं है, मैं झूठा हूं, मैं मिला हूं, आपको थोड़ा सा भी लगे 1% भी आशा हो तो बिल्कुल मेरे साथ मत आइए। जब भी आइए विश्वास के साथ आइए, विश्वास के साथ जुड़िए। मैं कैमरा के माध्यम से कह रहा हूं, मेरे साथ जब भी आइए तो विश्वास के साथ आइए। अगर विश्वास ना हो तो बिल्कुल न आइए। मेरा ये फैसला है, अगर बहन जी ने टिकट दिया तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं दिया तो जो हमारे समर्थक है उनको बुलाया जाएगा, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।